और कांग्रेस के नेतृत्व में जी, कांग्रेस के नेतृत्व में थी। और दूसरा, आपके जो 17 दल आए हैं ना, उसमें से 7 ऐसे हैं जिनके 0 एमपी हैं। ये कैसा अलायंस करेंगे अलका जी, ये भी मुझे बताइए। ठीक है दीपक जी, ध्यान से सुनिए। अब इस डिबेट को जो है मेरे और बीजेपी में रहने दीजिए। अगर आप बीजेपी के साथ मिलकर पुराने खंगालेंगे तो 1:2 हो जाएगा। भाजपा के 2 प्रवक्ता होंगे और मैं अकेली होंगी। आप एंकर की भूमिका में रहिए, मैं भी बहुत सी चीजें आपको याद दिलाती हूँ। जवाब नहीं दिया ना 70,000 करोड़ का अजीत पवार पर मोदी जी ने आरोप लगाया ना, मैंने तो नहीं लगाया। अब मैं दीपक चौरसिया जी, ये आपको भ्रष्ट कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, दीपक चौरसिया जी ईमानदार है। अरे मुझे मतलब दीपक, मुझे मतलब उदाहरण दे रही हूँ, आने दीजिए दीपक जी, समझने दीजिए, लोगों को समझना है। मेरा ही तो उदाहरण मत नहीं, एक सेकंड समझने दीजिए लोगों को, ठीक है। मैं कह रही हूँ दीपक चौरसिया जी ईमानदार है, और मैं बार बार कहती हूँ दीपक जी डरिएगा मत, आप ईमानदार, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है ना, लेकिन ये आपको डराते हैं डराते हैं डराते हैं, और एक दिन दीपक चौरसिया जी डर जाते हैं और भाजपा की गोद में चले जाते हैं। अब ये डर गए तो मेरे को लगता है कि जरूर इसने गलत किया था, अब भाजपा को इसे जेल भेजना चाहिए, लेकिन भाजपा ने तो इसे अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अब राहुल गांधी भी है, 55 घंटे ईडी बुलाकर पूछताछ करती है, बाल बाका नहीं कर पाती, और 5 महीने 4000 किलोमीटर 12 राज्यों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करके आते हैं। मणिपुर भी जाने की हिम्मत अगर कोई दिखाई तो उसी एक ने दिखाई जो आज सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, संवैधानिक पद पे नहीं है। वो राहुल गांधी भारत का एक नागरिक होने के नाते मणिपुर जाता है, लोगों से मिलता है, वहां की गवर्नर को मिलता है, सच्चाई बताता है ना। ये हिम्मत भाजपा ने की। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए आज आप दुनिया देश से पूछेंगे ना, जो आपकी डिबेट देख रहे हैं, वो कहेंगे दीपक चौरसिया जी नहीं, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी 8.45 पहुंच चुकी है। मणिपुर वाला जो देख रहा होगा वो कहेगा मेरे घर जलकर राख हो गए, राहत नहीं है। दीपक जी इसे दिखाइए, मुझे राहत दीजिए। लेकिन दीपक जी और हम व्यस्त किस में हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी उसकी एक आरोपी हूं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजनीति की, राजनीति के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। संसद भवन का भव्य उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी का मानसून सत्र कहां होगा? गुलामी के प्रतीक पुराने संसद भवन में हो रहा है। क्यों भाई, क्यों इतनी जल्दी थी प्रधानमंत्री जी को? आप अमेरिका चले गए, मिस्र चले गए, आपने उद्घाटनों में अपने समय किया, आप मध्य प्रदेश जाकर डांस का कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं, लेकिन मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं। हमारी चिंताएं ये है, हमें कोई चिंता नहीं, हमें मालूम है इनके हमले और तेज होंगे, हमें मालूम है जितने भी लोगों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई है, हम चुनौती दे रहे हैं। 9 साल कम पड़ गए, 9 महीने बचे हैं, तुरंत कार्रवाई करिए, सूली पर चढ़ा दीजिए, चाहे कांग्रेस का कोई और हो। लेकिन आपने 9 साल में किसी एक को भी दोषी करार देकर उसे उसका दोष साबित नहीं कर पाए। सिर्फ यहां पर बैठे खोखली बयानबाजियां कर रहे हैं सुधांशु जी, और हर भ्रष्टाचारी को, चाहे वो हमारे थे हेमंत बिस्वा है ना, कितने नाम आपको गिनाओ, सब पे आपने आरोप लगाए, जेल भेजने की बजाय क्लीन चिट देकर शपथ दिलवा दी। तो लोकतंत्र को चलने दीजिए, चुनावों का इंतजार करिए, 9 महीने आपसे इंतजार नहीं हो रहा। एक अकेला मोदी सीना ठोक ठोक के पार्लियामेंट में। और आज महाराष्ट्र में क्या हुआ है, क्या हुआ मध्य प्रदेश में, क्या कोशिशें हुई राजस्थान में, क्या कोशिश हुई कर्नाटका में, अभी मोंधे मुंह आकर गिरे कर्नाटका में। आप महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में 40% की कमीशन खोर बोमई सरकार पर है ना, और मध्य प्रदेश पे तो शर्मसार होना चाहिए। जंतर मंतर पे बेटियां बैठ के चली गई रो रो कर, लेकिन आप अपने आरोपी सांसद के साथ खड़े रहे। मोदी जी ने बेटियों के लिए नहीं बोला, मणिपुर भी नहीं बोला, महंगाई नहीं बोला, बेरोजगारी नहीं बोला, आदिवासियों पर हो रहे सरेआम अत्याचार पर नहीं बोला। आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, आज अटल जी नहीं है पर उनकी आत्मा रो रही होगी। आज वो याद कर रहे होंगे, मोदी जी अपना राजधर्म निभाइए ना। उस समय आपने राजधर्म निभाया ना, आज आप राजधर्म निभा रहे हैं। जनता ने विश्वास किया, आप उस जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है सुधांशु जी, आपका जवाब, जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दीपक जी, आपने देखा महाराष्ट्र से विषयांतर करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जंतर मंतर, सब तरफ घूम घूमंतर करके कांग्रेस के प्रवक्ता लोग आ जाते हैं, विषय पे जवाब नहीं है। मगर जो इन्होंने बोला मैं उस पर जवाब देता हूं। बिल्कुल हम कर्नाटक हारे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से, अब ये कहिए कर्नाटक हारे हैं तो लोकतंत्र समाप्त हो गया इसलिए आ रहे हैं, या लोकतंत्र जीवंत है इसलिए आ रहे हैं? अब आगे से कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए कि भारत का लोकतंत्र जीवित है, और जाके विदेश में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान और तिरस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि आपने कहा था डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन समाप्त हो गए हैं कर्नाटक में। अपना टर्न, अलका जी अपना टर्न।
तो अब कर्नाटक में जिसको आप खम ठोक कर अपनी जीत कह रहे हैं, मान रहे हैं आप जीते हैं, वो इसलिए जीते हैं कि लोकतंत्र, चुनाव आयोग, ईवीएम मशीन सब सही है, इसलिए अपने राजनीतिक नफे नुकसान के आधार के ऊपर अब भारत की छवि विदेश में जाकर मलिन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरे विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, एक और कांग्रेस के लोग और बहुत मजेदार बात करते हैं, या अन्य विपक्ष के लोग अपने को भ्रष्टाचारी नहीं साबित करते हैं, नैतिक आधार पर बहुत कमजोर साबित करने लगते हैं। डर गए और डर के बदल गए। मतलब कोई खुलेआम अपनी पार्टी के नेताओं को यह कहे कि ये तो इतने नैतिक दृष्टि से कमजोर थे कि जरा में डर जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं अलका जी को, अरे आपकी सरकार थी, झूठे हिंदू आतंकवाद के कितने केसेस आपने लोगों पे लगाए। बताइए, हमारा कोई आदमी अगर चला गया हो आपकी तरफ? आपने गुजरात में किन किन लोगों पे, मंत्रियों पे, विधायकों पे कितनों को झूठे केसों में फंसाया? कोई चला गया क्या? और तो याद दिलाना चाहता हूं, आपातकाल में जब कोर्ट में जाने के रास्ते भी बंद थे, उठा के जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया गया, शारीरिक यातनाएं दी गई, क्या क्या किया गया? एक नेता बताइए चला गया हो। यह होता है कि आपके अंदर बल हो। समझ में नहीं आता है, आप अपने ही को भ्रष्टाचारी भी साबित करने लगते हैं, अपने ही नेताओं को नैतिक दृष्टि से कमजोर और डरा हुआ भी साबित करने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी के प्रति घृणा और भाजपा के प्रति वैमनस्य में अपने ऊपर सारे अवगुण, यानी सारी बुराइयों को अपने ऊपर ओढ़ लेने का ऐसा उदाहरण आपको भारत की राजनीति में नहीं मिलेगा जो हमारे कांग्रेस के नेता देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी की बात यह है कि आप इस बात का सबक लीजिए कि जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, इनकी पार्टियों को सबक लेना चाहिए कि उन्होंने जो किया है, क्या वो जनता तो छोड़िए, क्या पार्टी के सम्मान और भावना के अनुरूप किया, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के अनुरूप किया? यह उनका अंदरूनी मामला है, हम इस पे क्यों टिप्पणी करें? हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि दोनों में एक समान घटनाक्रम हो रहा है। और फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, पार्टी को परिवार न मानकर परिवार को पार्टी मानने के कारण हो रहा है, और यह समस्या कांग्रेस के अंदर भी है, सिर्फ एनसीपी और शिवसेना के अंदर नहीं। जी न्यूज़।